आज हमारे पास कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क के हिंदी अनुवाद से जुड़े कुछ कमाल के नोट्स हैं। हाँ, और ये शब्द डीप वर्क हम सब ने कहीं ना कहीं सुना तो है। बिल्कुल। पर आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये किताब एक ऐसे विचार के बारे में है जो आज की भागदौड़ और भटकाव भरी दुनिया में मुझे लगता है किसी सुपर पावर से कम नहीं है। मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह डूबकर किसी मुश्किल काम को करने की काबिलियत। एकदम। और आज हमारा मिशन सिर्फ इसकी परिभाषा समझना नहीं है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुनर इतना कीमती क्यों होता जा रहा है। और अगर ये इतना जरूरी है तो हमारे ऑफिस और हमारी जिंदगी से ये इतना गायब क्यों होता जा रहा है। हाँ, और इसके लिए हम कुछ दिलचस्प कहानियों का सहारा लेंगे, जैसे कार्ल युंग और मार्क ट्वेन से लेके बिल गेट्स और जेके रॉलिंग तक। बिल्कुल। तो चलिए इस आइडिया की परतों को खोलना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये डीप वर्क या गहन कार्य है क्या। हाँ, और किताब में एक बहुत ही मुझे लगता है कमाल का उदाहरण है। किसका? मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का। अच्छा, हाँ। उन्होंने सिर्फ शांति से सोचने और लिखने के लिए बोलिंगन नाम के एक गांव में अपने हाथों से एक पत्थर का टावर बनवाया था। अपने हाथों से? हाँ, सोचिए, वहां ना बिजली थी, ना कोई शोर शराबा, और उस टावर की चाबी वो सिर्फ उन्हीं के पास रहती थी। वाओ, ये सुनने में तो बहुत पुरानी बात लगती है। लेकिन ये सोच आज भी उतनी ही काम की है। जेके रॉलिंग को ही देख लीजिए। हाँ, हैरी पॉटर वाली। बिल्कुल। जब वो आखिरी किताबें लिख रही थी तब वो सोशल मीडिया की दुनिया से लगभग गायब ही हो गई थी। अच्छा। उन्होंने एक बार ट्वीट भी किया था कि अभी के लिए पेन और कागज ही मेरी पहली प्राथमिकताएं हैं। मतलब उन्होंने जानबूझकर खुद को भटकाव से दूर रखा। और सबसे दिलचस्प उदाहरण तो मेरे हिसाब से बिल गेट्स का है। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह, जो खुद साल में 2 बार थिंक वीक्स के लिए जाते थे। थिंक वीक्स मतलब सोचने विचारने के लिए समर्पित एक पूरा हफ्ता। कहाँ जाते थे? वो एक झील किनारे बने कॉटेज में चले जाते थे। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं, बस वो किताबें और बड़े बड़े आइडियाज। कमाल है। और पता है 1995 में ऐसे ही एक थिंक वीक के दौरान उन्होंने अपना मशहूर इंटरनेट टाइडल वेव मेमो लिखा था। ओह हाँ, वो मेमो जिसने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी दिशा ही बदल दी थी। एकदम। उस एक मेमो ने कंपनी को इंटरनेट की आने वाली सुनामी के बारे में चिताया था। तो ये सारे उदाहरण ये एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, असाधारण काम के लिए असाधारण एकाग्रता चाहिए। हाँ, पर यह तो हुई बड़े लोगों की बात। आज का जो औसत नॉलेज वर्कर है, मतलब हम और आप जैसे लोग, हमारा दिन कैसा दिखता है? ठीक इसके उल्टा। एक मैकिन्सी की स्टडी है, वो बताती है कि एक औसत कर्मचारी अपने काम का लगभग 60% हिस्सा 60%? हाँ, 60% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है। और उसमें से भी ईमेल तो। ईमेल का तो पूछिए ही मत। लगभग 30% तो सिर्फ ईमेल पढ़ने और जवाब देने में चला जाता है। इसी समस्या का एक जीता जागता उदाहरण जेसन बेन की कहानी है। मुझे लगता है कई लोगों को अपनी सी लगेगी। हाँ, बताइए। जेसन एक वित्तीय सलाहकार थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनका ज्यादातर काम एक साधारण एक्सेल मैक्रो से हो सकता है। अच्छा, मतलब उनकी नौकरी खतरे में थी? बिल्कुल। उन्हें डर लगा कि उनकी जॉब कभी भी ऑटोमेट हो सकती है, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का फैसला किया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? वो एकाग्र नहीं हो पाते थे। उन्होंने खुद माना है कि अपनी पुरानी नौकरी में वो दिन का 98% समय 98%? हाँ, 98% समय सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग में बिताते थे। ये तो कमाल ही है। तो फिर क्या हुआ? फिर जेसन ने डीप वर्क करना सीखा। उन्होंने सुबह जल्दी ऑफिस जाना शुरू किया, जब कोई नहीं होता था। दरवाजा बंद करके बिना किसी भटकाव के वो घंटों तक कोडिंग सीखते। और नतीजा? नतीजा ये कि सिर्फ 6 महीने के अंदर उनकी सालाना कमाई $40,000 से बढ़कर $1,00,000 हो गई। वाह। उनकी कहानी यही सिखाती है कि डीप वर्क सिर्फ लेखकों या दार्शनिकों के लिए नहीं है। ये आज की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए एक बेहद कीमती, बल्कि कहें तो अनिवार्य कौशल है। इसीलिए शायद लेखक इसे 21st सेंचुरी महाशक्ति कहते हैं। हाँ, सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसके पीछे 2 बड़े सॉलिड कारण दिए गए हैं। पहला है तेजी से मुश्किल चीजें सीखने की क्षमता। बिल्कुल। आज की अर्थव्यवस्था देखिए कितनी तेजी से बदल रही है। जो कंप्यूटर भाषाएं जेसन बेन ने सीखी, उनमें से कुछ तो 10 साल पहले थी भी नहीं। सही बात है। तो इस माहौल में अगर टिके रहना है तो आपको तेजी से नई और मुश्किल चीजें सीखनी पड़ेंगी, और उसका एक ही तरीका है, गहन कार्य। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी बहुत दिलचस्प है। किताब में बताया है कि जब हम किसी चीज पर गहराई से फोकस करते हैं तो हमारे दिमागी तारों यानी न्यूरॉन्स के ऊपर
माइलिन नाम की एक परत मोटी होती जाती है। माइलिन, हाँ, माइलिन। उसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिजली के तार पर इंसुलेशन चढ़ाना। अच्छा। जितना मोटा इंसुलेशन उतनी तेजी से और बिना रुकावट के सिग्नल दौड़ेगा। मतलब डीप वर्क हमारे दिमाग को लिटरली सुपरचार्ज कर देता है। और महाशक्ति होने का दूसरा कारण है एलीट लेवल पर उत्पादन करने की क्षमता। हाँ, किताब में एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला दिया है। उच्च गुणवत्ता वाला काम बराबर है लगाया गया समय गुणा ध्यान केंद्रित करने की तीव्रता। और दफ्तर में 8-10 घंटे बिताना तो आम बात है, समय तो सब लगा रहे हैं। असली खेल तो उस इंटेंसिटी यानी तीव्रता का है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वॉर्टन के प्रोफेसर एडम ग्रांट का है। हाँ, बताइए उनके बारे में। वो बहुत कम उम्र में ही अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा पब्लिश करने वाले शोधकर्ताओं में से एक हैं। वो ये कैसे करते हैं? वो लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। जब वो किसी रिसर्च पेपर पर काम कर रहे होते हैं तो वो 3-4 दिनों के लिए खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। मतलब? अपने ईमेल पर एक ऑटो रिस्पॉन्डर लगा देते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए उपलब्ध नहीं हूं। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और प्रोफेसर ग्रांट के लिए शायद काम भी करता होगा, पर क्या ये हर किसी के लिए मुमकिन है? अच्छा सवाल है। एक प्रोफेसर तो शायद खुद को बंद कर सकते हैं, पर एक सेल्स मैनेजर या टीम लीडर का क्या, जिसे हर घंटे अपनी टीम से बात करनी होती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ध्यान अवशेष या अटेंशन रेजिड्यू के कॉन्सेप्ट में छुपा है। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, जैसे ईमेल से रिपोर्ट लिखने पर, तो हमारे ध्यान का एक हिस्सा वो पिछले काम पर ही अटका रहता है। वो मतलब ध्यान का बचा खुचा हिस्सा। ये तो हम सब महसूस करते हैं। जैसे एक मीटिंग से निकलकर तुरंत कोई रिपोर्ट लिखने बैठो तो दिमाग 10 मिनट तक मीटिंग में ही अटका रहता है। एग्जैक्टली। एडम ग्रांट की रणनीति इसी अटेंशन रेजिड्यू को लगभग शून्य कर देती है। तो मतलब वो पूरी तरह से अपने काम में डूब पाते हैं? बिल्कुल। और भले ही कोई 3 दिन के लिए गायब ना हो सके, लेकिन अगर सिर्फ 90 मिनट के लिए भी अपने फोन और ईमेल को बंद करके काम किया जाए तो आप इस अटेंशन रेजिड्यू को कम कर सकते हैं और अपने काम की तीव्रता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बात तो सही है। खेल दिनों का नहीं, बिना भटकाव वाले सत्रों का है। हाँ, ये बात तो समझ आ गई कि डीप वर्क कितना पावरफुल है, लेकिन यहीं एक सवाल दिमाग में खटकता है। क्या? अगर ये इतना ही जरूरी है तो हम अपने आसपास, खासकर ऑफिस में, इसका ठीक उल्टा माहौल क्यों देखते हैं? सही बात है। ओपन ऑफिस, लगातार आने वाले मैसेज। हाँ, और हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत जवाब दे। सब कुछ तो हमें भटकाने के लिए ही बना लगता है। इसके पीछे कुछ बहुत गहरे कारण काम करते हैं। पहला है न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हाँ, इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई स्पष्ट फीडबैक नहीं होता तो हम इंसान होने के नाते हमेशा वो काम चुनते हैं जो उस पल में सबसे आसान होता है। मतलब किसी मुश्किल रिपोर्ट पर काम शुरू करने के लिए दिमागी ऊर्जा चाहिए, जबकि तुरंत आए हुए 5 ईमेल का जवाब देना बहुत आसान लगता है और हमें काम करने का एक झूठा एहसास भी देता है। एकदम सही। और दूसरा कारण है उत्पादकता की प्रतिनिधि के रूप में व्यस्तता, बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। हाँ, मतलब नॉलेज वर्क में उत्पादकता को मापना बहुत मुश्किल है। सही बात है। एक फैक्ट्री में तो आप गिन सकते हैं कि 1 घंटे में कितने पुर्जे बने, पर एक मैनेजर के काम को कैसे नापे? इसीलिए लोग व्यस्त दिखने को ही उत्पादकता मान लेते हैं। लगातार मीटिंग करना, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना, ये सब काम करने का एक ठोस सबूत लगता है, भले ही उससे कोई असली नतीजा न निकल रहा हो। बिल्कुल। और एक तीसरा बहुत ही दिलचस्प कारण है जिसे लेखक टेक्नोपॉली कहते हैं। टेक्नोलॉजी को पूजने की आदत। हाँ, ये एक अंधविश्वास है कि कोई भी नई तकनीक स्वाभाविक रूप से अच्छी ही होती है। इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत मजेदार उदाहरण लेखक देते हैं। उन्होंने एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन कंपनी का ट्रक देखा जिसके पीछे लिखा था, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। एक ट्रक के पीछे। हाँ, अब आप ही सोचिए, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी जो दूसरे बिजनेस को सामान पहुंचाती है, उसके लिए फेसबुक पेज का क्या वास्तविक व्यावसायिक मूल्य है? शायद बहुत कम या कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि फेसबुक एक नई तकनीक है तो उसे अपनाना जरूरी समझा गया। ये दिखाता है कि कैसे हम बिना सोचे समझे इन उपकरणों को अपना रहे हैं। अभी तक हमने करियर, उत्पादकता, इन सब की बात की, लेकिन इस किताब का सबसे गहरा आइडिया शायद कुछ और है। हाँ, लेखक का कहना है कि डीप वर्क सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि एक सार्थक जिंदगी जीने में भी मदद करता है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है न्यूरोलॉजिकल स्तर। अच्छा।
एक सीधा सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि आपका संसार वही है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब अगर मेरा ध्यान लगातार ईमेल, सोशल मीडिया और छोटी-छोटी चीजों में बटा है, तो आपका जीवन भी आपको वैसा ही खंडित, तनावपूर्ण और उथला महसूस होगा। और इसके उलट जब आप अपना ध्यान किसी सार्थक चीज पर गहराई से केंद्रित करते हैं, तो आपका जीवन भी आपको ज्यादा गहरा और व्यवस्थित महसूस होता है। बिल्कुल। और दूसरा स्तर है मनोवैज्ञानिक। हाँ, ये फ्लो की अवस्था से जुड़ा है। सही पकड़ा। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिकशिंटमिहाई ने इसके बारे में बताया था। फ्लो की अवस्था, जब हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि हमें समय का, भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। हाँ, और शोध ये दिखाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट इन्हीं फ्लो के पलों में होता है, न कि तब जब वो आराम कर रहा हो। और गहन कार्य फ्लो उत्पन्न करने का एक बेहतरीन तरीका है। एकदम। और तीसरा और अंतिम स्तर है दार्शनिक, जो शिल्प कौशल या क्राफ्ट्समैनशिप के विचार से जुड़ा है। शिल्प कौशल। हाँ, एक शिल्पकार, चाहे वो एक लोहार हो, एक संगीतकार हो या एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता। नहीं, वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ नया, कुछ सुंदर बना रहा होता है। अपने काम में गहराई से डूबकर वो दुनिया में पहले से मौजूद अर्थ को खोजता है और उसे एक नया आकार देता है। मतलब काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहता। बिल्कुल। और ये एहसास उस सतही खंडित काम से कभी नहीं मिल सकता जहां हम हर 2 मिनट में अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हों। गहन कार्य ही उस गहराई को संभव बनाता है, जहां काम सिर्फ काम नहीं बल्कि शिल्प बन जाता है। तो आज हमने देखा कि गहन कार्य सिर्फ कोई पुरानी आदत नहीं है, बल्कि आज की विचलित दुनिया में यह एक बेहद जरूरी कौशल है। हाँ, ये न सिर्फ हमें पेशेवर रूप से सफल होने में मदद करता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से एक ज्यादा संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। ये किताब इसे लागू करने के लिए कई अलग अलग रणनीतियां भी सुझाती है, वैरागी दर्शन से लेकर पत्रकारिता दर्शन तक। हाँ, लेकिन एक विचार जो इन सब के मूल में है और मुझे लगता है सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, आज की दुनिया में चुनौती यह नहीं है कि गहन कार्य क्यों करें, बल्कि यह है कि अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को देखते हुए इसे अपनी दिनचर्या में संभव कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि क्या गहराई में जाने हैं, बल्कि ये है कि अपनी जिंदगी को इस तरह कैसे डिजाइन किया जाए जो उस गहराई को मुमकिन बना सके।